मेरा नाम समीर है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था जो अब उनके मरने के बाद मैंने संभाला हुआ है। मैं एक दिन ऑफिस से निकला। मैं घर की तरफ ही जा रहा था कि सड़क के दाएं तरफ एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी भीख मांग रही थी। वो देखने से भिखारी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। देखने से तो ऐसा लगता था वो पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लड़की हो। मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उससे भीख मांगने की वजह पूछी। मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगी, मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। उसकी माँ की हालत सच में बहुत ख़राब थी। मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी माँ को एडमिट करवा दिया और अपनी जेब से उसका सारा इलाज करवाया। 2 दिन बाद जब उसकी माँ ठीक हुई तो मैं खुद उसे उनके घर छोड़ आया। वो लड़की बहुत खुश हुई थी। वो बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। उसने अपना नाम सुमन बताया था। सुमन का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सुमन की मासूमियत मुझे बहुत पसंद आई थी। उसे देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था और फिर 2-4 मुलाकातों में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। इसलिए मैंने उसे अपनी ही ऑफिस में जॉब दे दी। दिनों दिन मेरी बेकरारी सुमन के लिए बढ़ती ही जा रही थी। उसका धीरे से बात करना और अपनी बड़ी बड़ी पलकियां उठाकर मेरी तरफ देखना मेरे दिल को घायल कर देता था। और फिर 1 महीने के बाद ही मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर वो हैरान हो गई थी, लेकिन अगले ही पल खुश भी हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे जैसा अमीर पैसे वाला आदमी उस जैसी गरीब लड़की से शादी करना चाहता है। उसकी माँ को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश हुई थी कि वो अपने फ़र्ज से फ्री हो जाएंगी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में थे नहीं। एक बड़ी बहन थी। उन्हें रिश्ता लेने के लिए सुमन के घर भेजा, मगर दीदी ने कहा कि उन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उनका कहना है कि अगर तुम्हारा भाई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो पहले मेरी बेटी के नाम अपनी आधी जायदाद करें। वो ऐसी औरतें नहीं हैं जैसा तुम उन्हें समझते हो। मुझे दीदी की बात पर विश्वास नहीं आया और सीधा सुमन के घर पहुंच गया। मैंने सोचा मैं खुद सुमन और उसकी माँ से बात करूंगा। अगर वो चाहती है कि मैं अपनी आधी जायदाद उनकी बेटी के नाम कर दूं, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार था। सुमन के बिना रहने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था। हो सकता है सुमन की माँ को अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ चिंताएं हों। उन्हें डर हो कि कहीं मैं उनकी बेटी को फ्यूचर में छोड़ ना दूं। इसीलिए वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए ऐसा करना चाहती हैं। इसीलिए मैं इस बात पर भी तैयार था। मैंने देखा कि सुमन के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया कि वो लोग तो यहाँ पर किराए पर रहते थे और कल ही हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले गए हैं। वो लोग हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा चुके थे। मैं हैरान और परेशान था। सुमन तो इस रिश्ते को लेकर कितना खुश थी और उसकी माँ को भी शादी से कोई परेशानी नहीं थी। फिर भला वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के क्यों चले गए थे? मैं पागलों की तरह सुमन को ढूंढ रहा था। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद जा रहा था। मुझे वो लड़की फिर दोबारा नहीं मिली। मैंने उसे पूरे दिल्ली शहर में ढूंढा था, मगर वो तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए थे। उसका नंबर अब भी बंद था। मैं हैरान था कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर शादी के लिए राजी ही क्यों हुई थी, और अगर राजी हो गई थी तो ये शहर छोड़ने का क्या मतलब था? मेरी दीदी मुझसे कहती कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन्हें इतना इज्जत सम्मान और उनकी उम्मीदों से बढ़कर उन्हें दिया जाए। तुम्हारा दिल साफ है और तुम हर किसी को अपनी तरह समझते हो। हर किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। सब लोग वैसे नहीं होते जैसा तुम समझते हो। अब इसी लड़की को देख लो। तुमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और वो किसी और लड़के की खातिर तुम्हें छोड़कर चली गई है। इसलिए तुम भी उस लड़की को भूल जाओ। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी और प्यारी सी लड़की ढूंढूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। मैंने कहा, दीदी वो मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत खुश थी। फिर भला वो किसी दूसरे लड़के की खातिर मुझे क्यों छोड़ देती? दीदी ने कहा, हो सकता है उसे तुमसे भी अमीर लड़का मिल गया हो, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं फिर दीदी के सामने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो मेरी माँ के समान थीं। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। मैंने सुमन की खातिर अपना समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसको भूल जाना आसान नहीं था। उसने मेरा दिल तोड़ दिया था, मुझे धोखा दिया था। लड़कियां तो मेरे पीछे दीवानी थीं। मुझे खुद शादी के लिए प्रपोज करती थीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के रूप में एक सादा सी लड़की चाहता था जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे सके
और वो सादा सी लड़की और सच्ची मोहब्बत देने वाली लड़की मुझे सुमन में नजर आई थी और इसीलिए मैं उस पर दिल हार बैठा था। मैंने सुमन को तलाश करने में ज़मीन आसमान एक कर दिए, पर न जाने वो किस दुनिया के कोने में छुप गई थी। समय गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए, जब दीदी ने एक दिन कह दिया कि अब मैं तुम्हारी शादी करके रहूँगी। आखिर कब तक जाने वाले का दुख मनाते रहोगे? जिन्होंने साथ निभाना हो वो बीच रास्ते नहीं छोड़ा करते। मैं और तुम्हारे जीजू सिर्फ इसी वजह से इस घर में रहते हैं। आप शादी कर लो ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। आखिर कब तक यहाँ पड़ी रहूंगी? मेरी दीदी और उनके पति इसी घर में रहते थे। वो मेरी सौतेली बहन थी, पर फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मेरे पापा ने 2 शादियाँ की थीं। एक शादी अपने घर वालों की मर्जी से और दूसरी शादी खुद अपनी पसंद से की थी। पापा की पहली पत्नी से एक बेटी थी जो कि मेरी दीदी हैं और वो मुझसे 8 साल बड़ी हैं, और मैं दूसरी पत्नी से था जिससे पापा ने पसंद की शादी की थी। और जिस दिन पापा मेरी माँ को अपने घर लेकर आए थे उस समय मैं 2 साल का था। पहले तो दादा ने पापा का बहुत विरोध किया था, मगर जब देखा कि मेरी माँ ने उन्हें इस घर का वारिस दिया है तो फिर उन्होंने मेरी माँ को स्वीकार कर लिया था और फिर मैं और मेरी माँ वहीं पर रहने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे अपने ख़ानदान वालों से प्यार मिलता गया। दादा दादी पापा बुआ सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मेरी दीदी मुझसे बहुत चिढ़ा करती थीं। वो कहती कि तुम तो बहुत ही मनहूस हो, जब से आए हो मुझसे ज़्यादा सब तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारे आते ही सब ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दीदी मुझे मारा भी करती थीं तो मैं पापा से शिकायत लगाया करता था और पापा कहते कि तुम दोनों बहन भाई हो, माएँ अलग अलग हैं तो क्या हुआ, मगर तुम दोनों मेरी ही औलाद हो। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो सब क्या कहेंगे कि दोनों बच्चे कितने बदतमीज हैं। मैं पापा से कहता कि मैं दीदी से नहीं लड़ता, वही मुझसे झगड़ा करती हैं। और फिर मेरी माँ भी मुझसे यही कहती कि कोई भी औरत चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर, उसका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। और फिर तुम्हारी दीदी तुमसे बड़ी हैं, कभी कुछ कह भी दें तो चुपचाप उसका कहना मान लेना और कभी उससे बहस मत करना। अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है। बहनें तो बहुत प्यार करने वाली होती हैं। मम्मी की नसीहत सुनकर मैं दीदी से सॉरी बोल देता था और कहता कि ठीक है दीदी, अब मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मेरी ये बात सुनकर पापा प्यार से मेरा माथा चूम लेते थे और दीदी पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली जाती थीं। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया और जब एक दिन माँ सीढ़ियों से गिरी और उनके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे वो 2 दिन तक सांस तो लेती रहीं, मगर तीसरे दिन वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। मैं उस समय 11 साल का हो चुका था और फिर अब तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मौत ने मेरे घर का रास्ता देख लिया हो, क्योंकि अगले 2 सालों में दादा और दादी भी चले गए थे। इन 3 मौतों से पापा बिल्कुल टूट के रह गए थे। अब वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे और मेरी बड़ी माँ से कहते कि अब घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो पापा के सामने मुझे बहुत प्यार से बात करती और जब पापा कमरे से चले जाते तो मुझसे कहती कि तुम मेरी सौतन की औलाद हो, अपनी माँ के साथ ही मर जाते तो अच्छा होता। जिस दिन से तुम माँ और बेटा हमारे घर में आए हो, हमारे घर को नासूर चिपट गया है। पहले कैसे हमारे घर में खुशियाँ हुआ करती थीं, तुम लोगों का मनहूस साया जब से पड़ा है, खुशियाँ भी इस घर से रूठ कर जा चुकी हैं। वो मुझे धिक्कारती हुई कमरे से चली जाती। मैं कितनी देर तक रोता रहता कि मेरा क्या कसूर था, क्या मैं सच में मनहूस हूँ, क्या सच में हमारे यहाँ आने से ये घर खाली हो गया है। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ जाता, वो कैसे रोती थीं। मरने से पहले पापा से वो कई बार कह चुकी थीं कि मेरे साथ अजीबोगरीब हादसे होते हैं, कभी कोई मेरे कपड़ों को काट देता है, कभी खाना बनाती हूँ तो नमक तेज हो जाता है और कभी खाना जल जाता है। मैं हैरान होती हूँ कि ये सब कैसे हो जाता है। पापा मेरी माँ को समझाया करते थे कि ये सब तुम्हारा वहम है। माँ कहती कि मेरा वहम नहीं है, जब से यहाँ आई हूँ मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। कभी कोई फ़ोन करके मुझे अजीब किस्म की आवाज़ में डराता है, पर मुझे उसकी समझ नहीं आती कि आखिर सामने वाला फ़ोन करके मुझसे क्या कहना चाहता है और वो मुझे क्यों डराता है। पापा मेरी माँ को समझाते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस उल्टा सीधा खुद ही सोचती रहती हो। माँ कहती हैं कि मैं आपको नंबर दिखाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और फिर जैसे ही माँ ने मोबाइल दिखाया तो उसमें नंबर था ही नहीं। पापा ने कहा, देखा मैं ठीक कह रहा था ना, तुम्हें तो बस वहम की बीमारी हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि किसी दिमाग वाले डॉक्टर के पास चलते हैं। सारा दिन टीवी पर सीरियल देख देख कर तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है।
माँ कहती कि सारा दिन तो मैं घर के काम करती हूँ, आपकी माँ ने तो नौकरानियों को छुट्टी दे दी है और सारा काम मुझसे ही करवाती हैं। मैं अब उनके ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मैं उस समय बहुत छोटा था, मगर मुझे अपनी माँ की बातों पर विश्वास था। इस घर में ऐसा कौन था जो मेरी माँ को तंग कर रहा था, मैं ये जानना चाहता था। लेकिन तभी उन्हीं दिनों अचानक माँ की डेथ हो गई थी। वो सीढ़ियों से कैसे गिरी समझ नहीं आया था। सबने कहा था कि मेरी माँ को दिमागी समस्या है, इसी वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया होगा और वो सीढ़ियों से खुद ही गिर गई होगी। जब मेरी माँ मर गई थी तो किसी का कुछ नहीं गया था, सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए थे। पर मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। मेरी माँ तो चली गई थी और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। पापा ने मुझे बड़ी माँ यानी मुझे मेरी सौतेली माँ के हवाले कर दिया था। वो अपने बिजनेस को देख रहे थे, पर मुझे कोई भी नहीं संभालता था। मैं नौकरों के सहारे पर था, वो भी अपनी मर्जी करते। उनको भी कोई नहीं पूछता था कि समीर को खाना खिलाया या नहीं, समीर को स्कूल भेजा या नहीं, उसे होमवर्क कराया या नहीं, किसी को कोई भी मतलब नहीं था। नौकर भी अपनी मनमानी करते, जब चाहते खाना दे देते, जब चाहते ना देते। मैं भूखा उनके पीछे पीछे रोता हुआ फिरता रहता था। एक बच्चा जिसकी माँ नहीं थी, उसका कोई भी नहीं था। जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, उसी दिन मेरी खुशियाँ भी उन्हीं के साथ चली गई थीं। मैं स्कूल से कॉलेज में पहुँच चुका था जब दीदी की शादी हुई थी, और शादी के बाद भी वो यहीं रहने लगी थीं, क्योंकि बड़ी माँ उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती थीं। और फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में पापा और बड़ी माँ की भी डेथ हो गई। वो दोनों एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे कि गाड़ी की टक्कर एक बस से हो गई और दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। और फिर उसके बाद सब कुछ मेरी दीदी और मेरे जीजा ने संभाल लिया था। लेकिन पापा के वकील ने बताया कि मेरे पापा पहले ही सब कुछ मेरे नाम कर चुके हैं और मेरी माँ भी इकलौती थी, उनका सब कुछ पहले से ही मेरे नाम पर था। दीदी को पापा ने शादी के समय ही उनका हक दे दिया था, लेकिन इस बात का मुझे पता नहीं था। दीदी सदमे में थी, लेकिन मैं उनका बहुत ख्याल रखता था। और फिर धीरे धीरे दीदी का व्यवहार मेरे साथ ठीक हो गया। दीदी के अच्छे व्यवहार से मैं बहुत खुश था। दुनिया में मेरा था ही कौन। दीदी से प्यार मिला तो जिंदगी में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी। दीदी कहती थी कि बड़ी बहनें भी माँ की जगह होती हैं, कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं बहुत खुश हो गया था, अब मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छे से जारी रख सकता था। एक दिन दीदी ने कहा कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं और तुम्हारे जीजा यहीं रहेंगे। अब माँ बाप के बाद मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैंने कहा दीदी, आपको कभी भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा यहीं रहें। तब दीदी ने कहा कि क्या पता कल को तुम्हारी पत्नी आ जाए, वो मुझे इस घर में सहन ना करे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे। कितने साल जिस भाई के घर में रही उसी ने आज घर से निकाल दिया। तो तुम ऐसा करो, ये घर मेरे नाम कर दो। मैंने कहा दीदी, ये कौन सी बड़ी बात है, ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है, मैं ये घर आपके नाम कर दूंगा। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई थीं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और फिर ऑफिस जाने लगा और पापा का बिजनेस संभाल लिया। और फिर दीदी ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा कि अचानक ही मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। मैं जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। मेरे सास ससुर भी वहीं अस्पताल आ गए थे। उन्होंने पुलिस बुला ली और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने ही उनकी बेटी को मारा है। मेरे ससुर ने मुझे एक थप्पड़ मारा और मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। बड़ी मुश्किल से 3 महीने के बाद मेरे जीजा ने मुझे जेल से छुड़वाया। धीरे धीरे मैं इस हादसे को भूल गया था, हालांकि इसे भूलने में मुझे काफ़ी समय लग गया था। और फिर ज़िंदगी एक बार फिर से रूटीन पर आ गई थी। और फिर मुझे सुमन मिली। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, मगर फिर अचानक से वो भी गायब हो गई। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। उसे दिन रात दीवानों की तरह ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। सुमन के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। अब तो मुझे लगने लगा था कि सच में मैं मनहूस हूँ, जो सबकी खुशियों को खा जाता हूँ। दीदी ने मुझे बहुत समझाया कि सुमन को भूल जाओ, वो बहुत धोखेबाज और लालची लड़की थी। मैं तुम्हारे लिए सुमन से भी अच्छी लड़की लेकर आऊँगी और उसे तुम्हारी पत्नी बनाऊँगी। देखना, वो तुम्हें बहुत प्यार देगी और तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। मैं भी धीरे धीरे सुमन को भुलाने की कोशिश करने लगा था। दीदी ने ऐसे में मेरा बहुत साथ दिया था, उन्होंने मुझे बहुत संभाला था। धीरे धीरे ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी थी और फिर दीदी की जिद पर मैंने दूसरी शादी उनकी एक दोस्त की बेटी से कर ली। मगर हैरत की बात थी कि शादी की रात मेरी दूसरी पत्नी भी मर गई। मैं बहुत दुखी था,
क्योंकि ये दूसरी बार था। अब तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं थी और मैंने भी दीदी से साफ साफ कह दिया था कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, बल्कि मैं ये देश छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही दीदी ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, मेरा एक ही तो भाई है और तुम भी मुझे छोड़ कर जा रहे हो। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। 30 साल की उम्र में ही मैंने बहुत कुछ देख और सह लिया था। मैं इंडिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मेरा दिल अब यहाँ बिल्कुल नहीं लगता था कि उन्हीं दिनों एक बूढ़ी औरत मेरे ऑफिस में आई। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो मेरे पैरों में गिरकर रोते हुए मुझसे बोली कि मेरे घर पर 2 अपाहिज लड़कियां हैं, तुम उनसे शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं बुढ़ी लाचार औरत कब तक उनका सहारा बनूंगी। मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी अपाहिज बच्चियों का क्या होगा। तुम उनका सहारा बनोगे तो भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। मुझे उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई और कुछ सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी और फिर उनसे शादी कर ली। शादी के बाद मैं उन्हें अपने एक दूसरे घर ले गया। वो दोनों बाहर ही सोफे पर बैठी हुई थीं। जब मैंने घूंघट हटाया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी पहले की दोनों पत्नियां थीं, लेकिन उनके आधे चेहरे जले हुए थे और देखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। लेकिन वो तो मर चुकी थीं और फिर जिंदा कैसे हो गईं? मैं हैरान रह गया था। जब उस बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो मैं फटी फटी आंखों से उसका चेहरा देखने लगा। वो तो मेरे घर में काम करने वाली मासी थी, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे संभाला था। मासी पापा के समय से ही हमारे घर में काम करती थीं। मैं उन्हें मासी कहता था और फिर अचानक से वो कहीं चली गई थीं। मैं हैरान था और अपनी पत्नियों को देखकर परेशान भी था। मैंने मासी से पूछा, ये सब क्या है और ये जिंदा कैसे हुई? ये तो मर चुकी थीं। मासी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। मासी ने कहा कि जब तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को घर लेकर आए थे तो तुम्हारी सौतेली माँ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। वो उन्हें दिमागी तौर पर मरीज बनाने पर तुली हुई थी और फिर धीरे धीरे उसे दिमागी मरीज बना ही दिया। उस दिन अगर तुम्हारी माँ बच जाती तो सबको सच्चाई पता चल जाती। तुम्हारी माँ को एक ऐसी दवा दी जा रही थी जिससे वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी और ये सब तुम्हारी सौतेली माँ कर रही थी। और फिर तुम्हारी माँ की मौत हो गई। उसके बाद वो माँ बेटी तुम्हें ख़त्म करना चाहते थे। तुम्हारे खाने में कुछ ना कुछ मिला देते थे, लेकिन मैं वो खाना बदल दिया करती थी। मैं ये सब बड़े साहब को बताना चाहती थी। मैं जब भी उनके पास जाती तो कोई ना कोई उनके पास मौजूद होता था। और फिर तुम्हारी बड़ी माँ और पापा की भी डेथ हो गई और सब कुछ तुम्हारी दीदी ने संभाल लिया, जिस पर तुम्हें अंधा विश्वास है। लेकिन वो ऐसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। उसने जानबूझकर इस घर में रहने का फैसला किया ताकि तुमसे धीरे धीरे करके सब कुछ छीन सके। जब उसे पता चला कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर है और उसे कुछ नहीं मिलने वाला, तब उन दोनों पति पत्नी ने सोचा क्यों ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए, ताकि तुम खुद ही सब कुछ उनके हवाले करके ये देश ही छोड़ कर चले जाओ और कभी दोबारा शादी ना करो। जिस लड़की को तुम पसंद करते थे वो खुद नहीं भागी थी। जिस दिन तुम्हारी दीदी रिश्ता लेकर गई थी तो उसकी माँ को तुम्हारी बहन ने बहुत बेइज्जत किया था और सुमन को धमकाया था कि अगर तुम ये शहर छोड़कर नहीं गई तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी। सुमन से ये भी कहा था कि शहर छोड़ने के बाद तुम समीर से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करोगी, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा अंजाम होगा। और फिर ज़बरदस्ती उन्हें ये शहर छोड़ने के लिए कहा था। मैं भी उस दिन उसके साथ गई थी। मैंने घर आकर तुम्हारी बहन से कहा कि बेटी ऐसा मत करो, समीर सुमन से बहुत मोहब्बत करता है। और तब तुम्हारी बहन ने कहा था कि बुढ़िया अपनी औकात में रहे, इस घर के फैसले सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। समीर ने मेरे माँ बाप की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। मैं गुलाम बनकर रह गई हूँ। इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक था। अगर समीर और उसकी माँ मेरे पापा की ज़िंदगी में ना आए होते तो ये सब कुछ मेरा होता, लेकिन उसकी माँ ने मेरे बाप से शादी करके सब कुछ मुझसे छीन लिया। लेकिन मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूँगी। उसे इतनी तकलीफ़ दूंगी जितनी तकलीफ़ मुझे और मेरी माँ को हुई थी। मरते दम तक उसे सुकून से नहीं रहने दूंगी। उसकी हर खुशी छीन लूँगी। और फिर जब तुम्हारी दीदी तुम्हारी शादी करवाती थी तो शादी की पहली ही रात तुम्हारी दुल्हन को दूध में दवा मिलाकर पिला देती थी, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती थी। तुम्हारी दीदी ने डॉक्टर को पैसे दे रखे थे ये कहने के लिए कि समीर से कहना है कि तुम्हारी पत्नी मर गई है। तुम्हारी दीदी ने तो तुम्हारे सास और ससुर को भी खरीद लिया था। बहुत बड़ी साजिश के साथ तुम्हें जेल भेजा गया था, जबकि तुम्हारी दोनों ही पत्नियां जिंदा थीं। मैं तुम्हारी पहली पत्नी को अपने साथ ले गई थी क्योंकि अब वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी
और दूसरी बार भी जब आपके साथ यही हुआ तो मैं आपकी दूसरी पत्नी को भी अपने साथ यहाँ से ले गई और उसका इलाज करवाती रही। आधे जले चेहरे के साथ उनके घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया था और इनका आधा चेहरा तुम्हारी दीदी ने ही जलाया था ताकि ज़िंदगी में ये लड़कियां कभी तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम इन्हें पहचान न सको। माँ से ये सब कुछ कहकर चुप हो गई थीं और मैं पत्थर का बन चुका था। मेरी बहन जिसको मैंने माँ का स्थान दिया था वही मेरी दुश्मन बनी रहीं। जिन पर मैं अंधा विश्वास करता था वही मेरी खुशियाँ छीन लेना चाहती थीं। मैं अपनी दोनों पत्नियों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। मैं जैसे ही घर पहुंचा, दीदी अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थीं और उनका पति उनसे कह रहा था कि आखिर हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। तुम्हारा पागल भाई देश छोड़कर जा रहा है, उसकी टिकट भी कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद सारा बिजनेस पैसा हमारा होगा, हम ऐश करेंगे। और तभी अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया था। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मेरी पत्नी अब भी मेरे साथ थी। मैंने दीदी से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर आपने जो तकलीफ़ इन लड़कियों को दी है मैं वो सहन नहीं कर सकता। मैं तो आपको अपनी माँ के समान समझता था। मैंने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया और आपने मुझे क्या दिया। साफ साफ कह देती कि मेरे भाई मुझे ये सब शान शौकत दौलत जायदाद सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ आपके नाम कर देता। आपके एक बार ही कहने पर मैंने ये घर आपके नाम कर दिया था। आप अगर मेरी जान भी मांगती तो वो भी मैं आपको खुशी खुशी दे देता, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था, आपकी खातिर कुछ भी कर सकता था। मेरी माँ तो कहती थीं कि बहनें अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हैं, कभी उनका बुरा नहीं चाहती। माँ के बाद बहन होती है जो सबसे ज़्यादा अपने भाई से प्यार करती है, पर आपने ये सब क्या कर दिया। मैं रो रहा था और फिर अचानक ही एक धाए की आवाज़ आई थी। मैं फटी फटी आंखों से कभी अपने जीजा और कभी अपने पीछे ज़मीन पर पड़ी अपनी पत्नी को देख रहा था। शायद मेरे जीजा ने मेरे ऊपर ही निशाना लगाया था और निशाना चूक कर मेरी एक पत्नी के सीने पर जा लगा था। दीदी ने चीख कर कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले कि दीदी कुछ और कहती पुलिस आ चुकी थी। पुलिस को मौसी ने कॉल कर दिया था। पुलिस दोनों पति पत्नी को पकड़ कर ले गई थी। मैं अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनकी मौत हो चुकी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। और फिर कुछ महीनों के बाद मैंने अपनी दूसरी पत्नी की सर्जरी करवाई। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरी दीदी और मेरे जीजा जेल में ही थे। मेरी पहली पत्नी मर गई थी और दूसरी पत्नी मेरे साथ रहती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता था। औरत जात से विश्वास ही उठ चुका था। मुझे सब धोखेबाज लगते। दीदी और उनके पति जेल में थे और दीदी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। हालात और समय उनके पति को किसी सूरत बाहर नहीं आने दे रहे थे। समय गुजरता गया, जिंदगी रूटीन पर आ गई। जब एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, उस दिन वो बहुत रोई। उसने बहुत इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कहा कि वो बांझ है। उसने मुझसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लें। मैंने कहा कि मुझे औलाद की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए दोबारा कभी मुझसे शादी का मत कहना। मगर वो औलाद के लिए पागल हो रही थी। जब उसने बहुत जिद की तो फिर मैं मान गया। मुझे अपनी ज़िंदगी अब एक तमाशा लग रही थी, पर शादी की रात मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। जिससे मेरी शादी हुई थी वो लड़की सुमन थी, जिससे मैं मोहब्बत करता था, जो मुझे दीदी की वजह से छोड़कर चली गई थी। जो कुछ हुआ था मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने अपनी मोहब्बत पा ली थी और इत्तेफाक से मेरी पहली पत्नी की वो दोस्त थी। मैं अपनी पहली पत्नी का बहुत एहसानमंद था, जिसने मेरी मोहब्बत मुझे लौटा दी थी, पर वो नहीं जानती थी कि जिससे मैं मोहब्बत करता था ये वही लड़की थी। जब मैंने सुमन का घूंघट उठाया तो आंखें झपकाना भूल गया था। सुमन भी मुझे एकटक देखे जा रही थी। विश्वास नहीं हो रहा था, मेरी मोहब्बत जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था, आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठी हुई थी। सुमन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। सुमन कहने लगी, मुझे पता था आपने मुझे कितना ढूंढा है। आपकी मोहब्बत और तड़प अच्छी तरह से पता है मुझे। जितनी मोहब्बत और तड़प आपको मेरे लिए थी, उतनी ही मोहब्बत मुझे भी आपसे थी। लेकिन आपकी दीदी के मजबूर करने पर मैं अपनी माँ को लेकर चली गई थी। सुस्मिता जो आपकी पत्नी है वो मेरी सहेली थी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उससे बातचीत होना बंद हो गई थी। कुछ ही समय पहले मेरी उससे बातचीत होना शुरू हुई थी। सुस्मिता को मेरी मोहब्बत के बारे में सब कुछ पता था। जब मैंने उसके पति की तस्वीर देखी तो मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे और मेरी आंखों में चमकते आंसू देखकर वो सब कुछ समझ चुकी थी और उसने मुझे आपसे शादी करने के लिए जिद करके मना ही लिया।
सुष्मिता के लिए मेरे दिल में प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो बहुत अच्छी थी। अब तक उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था और सुमन के रूप में मुझे वो खुशी दी थी कि मैं उसका जितना धन्यवाद करता कम था। मैंने कसकर सुमन को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे तपते रेगिस्तान में बारिश की फुहारें पड़ गई हों। दिल को सुकून मिल गया था। अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी थीं। आज मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। मेरी दोनों पत्नियाँ मिलकर रहती हैं और मेरे बच्चे अपनी बड़ी माँ के साथ रहते हैं। उसी को माँ कहते हैं, जबकि अपनी सगी माँ को तो सुमी कहकर पुकारते रहते हैं और मैं हंसता रहता हूँ। ज़िंदगी में कभी भी तस्वीर का एक पहलू देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। कभी कभी सब ऐसा नहीं होता जैसा हम सोच रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।